हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर का मैथ्स। हालांकि दोस्तों, आपको पता है कि अब हम पढ़ना बंद कर चुके हैं चैप्टर्स को। अब हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और दोस्तों, इससे पहले प्रैक्टिस की मैंने 3 वीडियोस बना दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देख लीजिए। अगर आपने चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए। आपके एग्जाम नज़दीक है, तैयारी करना आपका फर्ज है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और दोस्तों एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझाऊंगा। जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। थोड़ी सी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, हम छोटी ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी बचते हैं और क्वेश्चंस तो वो अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अभी आपके एग्जाम में कुछ दिन है तो मैं कल परसों में भी एक वीडियो और डाल दूंगा, वो आखिरी वीडियो होगी। शुरू करेंगे हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा। ये हमारा आज का पहला सवाल है। और दोस्तों, इसमें देखिए आपसे कहा गया है कि आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है। जो आपको आंकड़े दिए गए इनकी माध्यिका। मैंने आपको जब माध्यिका वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें बड़े अच्छे से समझाया था। देखिए, जब भी ऐसे सारणी दे दी जाए तो आप पहले संचयी वारंवारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचयी वारंवारता। हम यहाँ पे लिखते हैं जूतों की माप। जूतों की माप, ठीक है। ये आपका यानी कि नंबर दिया गया है, किस व्यक्ति को कितने नंबर का शूज यानी जूता बनता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा हुआ है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों को लिए कहा गया है, शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। शिक्षार्थियों की संख्या। देखते रहेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। हम टेबल बना रहे हैं, हम ये हमारा सॉल्यूशन ही है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन ही है। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ये चीज अब हम देखेंगे। इसमें विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। लास्ट में हमारा आएगा संचयी वारंवारता। बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है आपका माध्यिका निकालने के लिए। संचयी वारंवारता, वारंवारता। चलिए अब देखते हैं दोस्तों इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला हमारा जूते की माप में दिया गया है नंबर 4 और शिक्षार्थी हैं हमारे यहाँ पे 6। दूसरा नंबर दिया गया है 5 और शिक्षार्थी हैं 5। तीसरा नंबर दिया गया है 6 और शिक्षार्थी हैं 8। चौथा नंबर दिया गया है 7 और शिक्षार्थी हैं हमारे 15। हालांकि देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40 शिक्षार्थी हैं टोटल, तो वो आपको पता चल जाएगा, जोड़ेंगे हम 40 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब संचयी वारंवारता कैसे निकालते हैं। आपको बताया था मैंने संचयी वारंवारता निकालने के लिए कि इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, तो 6 और 5 11। देखिए, ये इसके सामने है और ये इसको जोड़ने के बाद अब इसको 11 को जोड़ेंगे 8 में, तो 11 और 8 19। इस 19 को जोड़ेंगे 15 में, तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा? 34। और इस 34 को जोड़ेंगे 6 में, तो आपका आएगा 40। अब इनको जोड़िए जरा शिक्षार्थियों को। ये 40 दिए गए हमें, तो 40 निकल के आनी चाहिए। 6 5 11 8 19। 19 और 15, 19 15 आपका होता है 34 और 6 40, ठीक है। अब आपको किस ये संचयी वारंवारता क्यों निकाली जाती है, तो इसका एक काम है, इसका एक रोल है यहाँ पर, इसलिए निकाली जाती है। क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, क्योंकि अब क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारी है योग। योग इतना निकला है यहाँ पे, योग या टोटल आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये योग कैसा निकल के आया, ये वारंवारताओं का योग कैसा निकल के आया? सम। कैसा निकल के आया? सम। तो यहां पर माध्यिका निकालने के लिए आप सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? सम वाला। तो जब पदों की संख्या सम हो, ये पदों की संख्या है ना n, ये पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका क्या होती है? तब आपकी माध्यिका होती है, माध्यिका बराबर ny2 वां पद प्लस ny2 + 1 वां पद बटे में 2। तो आप याद रखेंगे ये माध्यिका का फॉर्मूला कब है? जब पदों की संख्या सम हो। जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2 वां पद, ठीक है। ये आपका माध्यिका बन जाता है, ये वाला पद n+1/2 वां पद। लेकिन जब माध्यिका कब? जब पदों की संख्या सम हो तो ये फॉर्मूला लगता है n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। अब यहाँ पे अगर आप मान रखेंगे तो देखो क्या आएगा, n/2
n होता है ये पदों की संख्या, ये होती है हमारी बारंबारता वाली, ये बारंबारता है, ये पद हैं, ये पद बोले जाते हैं, ये बारंबारता बोली जाती है। भाई आप ऐसे समझा करो कि जूतों की संख्या यानी 4 नंबर के जूते 6 शिक्षार्थी पहन रहे हैं, तो ये 4 नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है, तो ये बारंबारता होगी, ये हमारा मेन नंबर है, पद है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, पदों की संख्या है n और n है 40, तो 40/2 यानी 20वां पद, 20वां पद। ठीक है, आप खुद देख लो ना, n की जगह रखोगे, ये पदों की संख्या होती है, ये जो जोड़ के निकाला जाता है इसको, ये n लिखा है मैंने, देखो तो n/2 यानी 20वां पद। ठीक है, n रखेंगे 40 तो 40/2 बच गया 20, ये 20वां पद, और ये 20 और 1 21वां पद। आप देखो ना यहाँ पे n/2 आएगा 20 और प्लस 1 आएगा 21, n/2वां पद लिखा है, n/2 + 1, तो ये तो आएगा 20, 40/2 20 आएगा प्लस 1 आएगा 21वां पद, तो 20वां पद प्लस 21वां पद बटे 2। अब सबसे ज्यादा बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि 20वां पद कौन सा लें। तो मैंने एक क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस की वीडियो में ऐसा ही एक क्वेश्चन बताया था कि आपको 20वां पद लेना हो तो संचयी बारंबारता कॉलम देखो जिसमें 20 आ रहा हो आपका, यानी कहने का मतलब ये है कि 20 से ज्यादा वाला कॉलम ले लो, संचयी बारंबारता में वो नंबर ले लो जो 20 से ज्यादा है, यानी जो भी पद आपको देखना है उससे ज्यादा वाला ले लो, जो भी पद आपको देखना है उससे ज्यादा वाला, या तो डायरेक्ट आपको वो पद यहां पे मिल जाए, या तो यहाँ पे सीधा सीधा 20 कहीं लिखा होता तो आप उसके सीध का पद लेते। अगर आपको 20 लिखा नहीं मिल रहा है तो 20 से ज्यादा वाला, ठीक है, 20 से ज्यादा, कम नहीं होना चाहिए, इतना समझ जाओ, कम नहीं हो, 20 लिखा है तो 20 वाला, अगर 20 नहीं है तो 20 से ज्यादा। तो यहाँ कहीं 20 है संचयी बारंबारता में, नहीं है, तो 20 से ज्यादा तो इसमें आएगा ना 34 में, ये तो कम हो गया 19, तो 20 से ज्यादा आएगा 34 में, यानी हमें संचयी बारंबारता वाला ये वाला खाना देखना है। इसकी सीध में वापस आइए, कौन सा पद होगा, 7, कौन सा पद होगा, 7, यानी यहां आपका क्या निकला, 20वां पद कौन सा निकला, 7, और आपका प्लस 21वां पद भी कितना आएगा, भाई 21 भी यहाँ पे कहीं नहीं है, तो 21 से ज्यादा ही लोगे, तो इसी में आएगा 34 वाले में ही, तो ये भी आ गया 7, तो 7 + 7/2 यानी कि 14/2 बराबर में आएगा 7, और ये 7 क्या है, नंबर, तो 7 नंबर के जूता में आई, मतलब 7 नंबर के जूते की बारंबारता हो रही है यहाँ पर, मतलब 7 नंबर का जूता ही माध्यिका है। कहने का मतलब सारी चीजें भूल जाओ, जो बीच में 2-3 पिछली जो 2-3 लाइनें कही है मैंने, 2-3 शब्द कहे हैं वो भूल जाओ, ये समझो ये माध्यिका हमारा निकल के आया है 7। क्या निकल के आया है, 7, ये नंबर वगैरह भी भूल जाओ, ये 7 निकल के आया माध्यिका। ऐसे ही निकालेंगे आप, एक क्वेश्चन आप खुद से करो, आप समझ जाओगे, जैसे मैंने किया है, वीडियो देख देख के आप एक क्वेश्चन लगाओ, कक्षा 8 की किताब उठाओ और उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए, ढेर सारे आप लगाओ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल भी वहां लिख के आ रहा होगा, और दोस्तों उस सवाल में एक चित्र है, वो चित्र मैं आपको दिखा देता हूं। क्या चित्र है, एक वृत्त बना है ऐसे करके, ठीक है, एक वृत्त बना है, वृत्त में ये केंद्र दिया गया है, केंद्र के थोड़ी सी ऊपर से ऐसे करके एक लाइन निकली है, ऐसे करके ध्यान से देखो, ऐसे करके एक लाइन निकली है, ये कोण आपको दिया गया है 100 डिग्री, कितना, 100 डिग्री, और कोण ये आपको एक यहाँ पे ऐसे लाइन सेंटर पे मिली है, ये रेखा एक सेंटर पे ऐसे मिली है केंद्र पे, और फिर यहां से यहां पे ऐसे एक सवाल दिया गया है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा समझ में। तो यहाँ पे लिखा है P और यहाँ पे लिखा है R और यहाँ पे लिखा है आपका Q और ये है आपका O। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा, देखिए सवाल में आपको क्या दिया गया है, सवाल में दिया गया है कि एंगल आपका दिया गया PQR, एंगल PQR बराबर 100 अंश, और आपको निकालना है एंगल OPR, आपको निकालना है एंगल OPR, ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये छोटा सा बहुत बारीक सा नन्नू सा एंगल लिख, चलो यही है ना, चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको प्रमेय करा रखी है,
और अगर आप उससे भी ना निकाल पाओ तो और भी तरीके दूसरे हम सोचेंगे। देखो ध्यान से, अगर यहां देखें ध्यान से तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आप क्या बोल सकते हो यहां पर, OP बराबर OR। कैसे बोल सकते हो भाई? OP और OR क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों क्या हैं? वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या तो एक ही होगी, एक वृत्त की त्रिज्या तो एक ही होगी ना, मतलब बराबर ही होगी ना, आप त्रिज्या कहीं भी ले लो बराबर ही होंगी। ठीक है, तो OP और OR बराबर हैं। जब OP और OR बराबर हैं तो ध्यान से देखो, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज POR समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं बराबर हो गई तो समद्विबाहु हो गया। देखो थोड़ा थोड़ा तो आपको आना चाहिए ना पीछे का, तभी आप समझोगे। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो त्रिभुज O यानी ये वाला त्रिभुज POR, ये त्रिभुज जो बन रहा है आपका नीचे की तरफ छोटा सा, ये कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर? अब दोस्तों अगर आपने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े हैं तो उसकी प्रमेय भी पढ़ी होगी। समद्विबाहु त्रिभुज आपने पढ़े हैं तो उसकी प्रमेय भी जरूर पढ़ी होगी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उन दो भुजाओं पे बने एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब ये एंगल कितना है? इसके बराबर। अतः हम लिख सकते हैं एंगल OPR, ये वाला एंगल OPR बराबर होगा एंगल ORP के। इस साइड से ले जाओ वही एंगल ORP, सिंपल। ये बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए बराबर होगा, कोई दूसरी चीज नहीं है इसमें। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और उन्हीं के द्वारा बने हुए दो एंगल बराबर होते हैं। अब बात करते हैं हम इसको निकालेंगे कैसे। ये एंगल पूछा तो हमसे गया, हम निकालेंगे कैसे, सबसे जरूरी चीज। तो आप कैसे निकाल सकते हो, मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। मैंने जब आपको प्रमेय वाली एक वीडियो में बताया था तब आपने ध्यान नहीं दिया क्या? प्रमेय वाली वीडियो में क्या बताया था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। किसी वृत्त के द्वारा, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि के बने कोण का दुगुना होता है। तो ये भाई परिधि पे बन रहा है, तो ये जीवा केंद्र पे कौन सा कोण बना रही है? ये जीवा केंद्र पे कौन सा कोण बना रही है? बताओ, आप बता सकते हो। दो कोण बना रही है, एक ये और एक ये। इसके दुगने में कौन सा होगा? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ भाई। ये छोटा वाला तो 100 का दुगना 200 हो ही नहीं सकता। आपको पता है एक सीधी रेखा कितने अंश की होती है? 180 अंश। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लो, एक सीधी रेखा 180 अंश की होती है। अगर 180 अंश से अधिक कोण बनाना है तो हमें नीचे की तरफ मोड़ना पड़ेगा, ऐसे करके ये बनता है 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आपको पता है इसका दुगना नीचे वाला कोण ही हो सकता है, बड़ा वाला, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अंदर वाला 100 के दुगना हो सकता है? आप बताओ, खुद बताओ। 100 का दुगना तो 180 से ज्यादा बनेगा जाके, तो भाई यही 180 से ज्यादा होगा। देखो एक सीधी रेखा से ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये कितना होगा? आपको पता है ये 100 है तो दूसरा वाला 200 होगा। दुगना होगा। दुगना होगा कि नहीं होगा? दुगना होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचो। आपने प्रमेय अगर पढ़ी नहीं है तो आप वो वीडियो देखो। तो यहां सिंपल लिख सकते हैं हम एंगल बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण POR, बाह्य कोण POR, बाहरी कोण इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR। ये हो गया आपका 2 गुणा 100, पूरा 100 ही है तो 100 ही रखो, यानी कि 200। चलो हमने निकाल के भी दिखा दिया 200। ठीक है, अब हम निकाल भी चुके हैं कि ये 200 आएगा। ओके, अब क्या करते हैं? आंतरिक POR कितना होगा? अंदर वाला POR कितना होगा? अगर यही चित्र मैं आपको ऐसे करके बना के दिखा दूं, ये 200 निकला, ये सर्कल का एंगल है पूरा, तो ये कितना होगा? भाई एक पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ये हमारे पास 200 है तो 360 में से घटा सकते हैं ना हम सीधा सीधा। पूरा गोला 360 का होगा,
केवल इतना गोला 200 का है, तो बचा हुआ हिस्सा 360 में से 200 को घटा के निकाल सकते हैं। 360 माइनस 200, 160 बच गया। कितना बच गया? 160 अंश। अब यहां पे आप देखो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? POR में, त्रिभुज POR में देखो ये आपका P है, ये O है यहाँ पे ये वाला पॉइंट, और ये R है। तो इस त्रिभुज में ये दोनों एंगल आपको पता है बराबर हैं। इसी चित्र को निकाल के वहां बनाए हैं हम, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो मतलब ये दोनों, ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये बात दिमाग में डाल के रखना, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका PO, ऐसे लिख लो थोड़ा सा आसान रहेगा, OPR प्लस एंगल ORP, दूसरा कोण, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा अंदर वाला ये, प्लस आंतरिक, क्या? आंतरिक कोण कौन सा? POR, आंतरिक कोण POR। इन तीनों का योग होना चाहिए 180। देखो भाई खिचड़ी इसलिए पक रही है क्योंकि आपको ये चीजें आती नहीं है। मैं तो ऐसे ही बता दूं, यहाँ पे ऐसे बता दूं कि ये 200 होगा, ये 160 होगा, तीनों का योग 180 होना चाहिए, तो बचे हुए दो का योग 20 होगा। अब बचे हुए दोनों तो बराबर हैं, तो आधा आधा बांट लेंगे, निकल के आएगा 10। सिंपल। तो यहाँ पे देखो, अब आप थोड़ा सा मिटाते हैं, बाकी आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा इधर मिटा के करते हैं। नीचे से देखो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसकी जगह भी यही लिख सकते हो या इसकी जगह ये लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? 2 ऑफ एंगल OPR इज प्लस, और हमारा ये आंतरिक PQR कितना निकला? आंतरिक PQR निकला 160, POR निकला सॉरी 160 बराबर 180 अंश। ट्वाइस ऑफ OPR बराबर 160 उधर गया, घट गया, बचा 20 अंश, तो OPR कितना निकला? 10 अंश। भाई 2 इधर आके इसको डिवाइड कर देगा, 10 अंश आंसर आ गया। OPR पूछा गया था, 10 अंश आंसर होगा। एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, जो जो चीजें मैंने बताई हैं उनको सुनिए, समझिए ध्यान से। आप प्लीज ऐसा करें, एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखें, आप समझ जाएंगे कि क्या फैक्ट हमने इसमें यूज किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि पार्श्व चित्र में ये चित्र दिया गया है आपको कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके एक चित्र दिया गया है जिसमें ये AC है जो कि केंद्र से होकर जाता है AC, और ये एक AB जीवा है। पार्श्व चित्र में एक जीवा AB बराबर 30 mm मिलीमीटर, व्यास AC बराबर 34 mm मिलीमीटर। तो आपको AB की केंद्र से दूरी, ये केंद्र है, इससे दूरी ये क्या निकालनी है? OD, ये पॉइंट D, सही से लिख दें D। चलिए करते हैं इस सवाल को। देखिए दोस्तों, बहुत कठिन क्वेश्चन है ही नहीं ये। आपने अगर मेरी प्रीमियर वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज देख लो, आपकी बहुत हेल्प करेगी इन क्वेश्चंस को करने में। देखिए क्या होता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ही केंद्र और जीवा के बीच की दूरी होती है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे बनती हैं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ही केंद्र और जीवा के बीच की दूरी होती है, और वह लंब जो होता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में भी बांटता है। सबसे जरूरी चीज, और लंब क्या होता है? जैसे कोई भी रेखा है, हमने इस पे एक सीधी रेखा खींच दी 90 अंश का कोण बनाती हुई, ये लंब होती है। ये जो लंब डाल रहे हैं हम, यही इनके बीच की दूरी होगी। हमें इसी का मान ज्ञात करना है, OD का, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। और ये लंब इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ये याद रखना कि AD और BD बराबर हो जाएंगे, 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो सिंपल सा आप क्या समझ गए इससे? क्या समझे? AD और BD बराबर हो जाएंगे, यानी कि AD अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा? AD निकलेगा, आधा होगा किसका? इस जीवा का। भाई 2 बराबर हिस्से हैं तो जीवा का आधा ही तो होगा हिस्सा, इतना हिस्सा। तो जीवा कितनी है? AB कितनी है? 30 × 30, आधा मतलब 15 मिलीमीटर होगा। कितना होगा? 15। यहां लिख लें 15, चलो लिख दिया 15। आपको पता है AC क्या है? वृत्त का व्यास, और OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या। AC है वृत्त का व्यास, OA है वृत्त की त्रिज्या।
तो ओ ए कितनी होगी, व्यास की आधी, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो ये 34 है, तो ये आ गया 17। अब आप अंदर वाले त्रिभुज को देखो ध्यान से कि त्रिभुज बन रहा है ऐसा, ऐसा बन रहा है त्रिभुज। इस त्रिभुज में ये 17, ये 15, भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ये दूरी मिल जाएगी आपको ओडी, ये कितना है ए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ओ ए स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। आपको निकालनी है ओडी, तो आप ओडी को इधर ले आओ भाई, या उधर ही रखो, चलो बढ़िया बात है, उधर ही रखते हैं। एडी को इधर ले आते हैं, तो एडी इधर आके घट जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर में से एडी स्क्वायर घटा दो, तो निकलेगा क्या, ओ ए कितना है, ओ ए आपका है, यहां लिख ही लेते हैं, ओ ए है त्रिज्या, और त्रिज्या आपकी है 17, भाई व्यास की आधी मतलब 34 की आधी 17, तो 17 का वर्ग लिखेंगे तो 289 आएगा, माइनस एडी हमने कितना निकाला 15, 15 का वर्ग आएगा 225, तो ओडी स्क्वायर लगा है अभी इस पे, ये निकल के आएगा आपका 9 में से ये गया, ये आपका बचा 4, और यहां 8 में से 2 गया बचा 6, तो ओडी स्क्वायर निकला 64, तो ओडी कितना निकलेगा भैया, उधर अंडर रूट लग जाएगा 64 का, तो ओडी आपका निकल के आ जाएगा 8 मिलीमीटर, ये आपका आंसर होगा 8 मिलीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आराम से हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पे देखिए क्वेश्चन में साथ साथ चित्र भी दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका लिखा है कि अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 49.50 है। यदि भीतरी व्यास आपका भीतरी अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो उसकी चौड़ाई बतानी है। क्या बतानी है, चौड़ाई। तो भाई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ध्यान से अगर हम देखें तो हमारा जो चित्र बना है उस चित्र को हम ऐसे बनाएंगे, अर्धवृत्त के रूप में ऐसे दिया गया है, ठीक है। आपको देखो मैं चित्र से ही समझा दूंगा सारी चीजें, ठीक है, हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं इस क्वेश्चन में, चित्र से ही समझेंगे। तो सीधा सीधा यहां से देखिए, अगर यहां पे केंद्र होगा, ये देखो अगर वृत्त पूरा होता तो कुछ ऐसे बनता, तो यही तो केंद्र होता जो मैंने बनाया है। तो ये हिस्सा तो है नहीं, ये अर्धवृत्त के टाइप का आपका एक साइन बोर्ड है, एक ये वस्तु होती है एक साइन बोर्ड, भाई कुछ भी हो सकता है, बोर्ड मान लो, साइन बोर्ड जो भी है, ऐसे करके ये ऐसे हिस्सा ऐसे रंगाई का है ये। तो इसका आंतरिक व्यास दिया गया है, अंदर वाला व्यास, तो अंदर वाला व्यास आपका दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो सिंपल सा याद रखो अंदर की त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको दिया गया है प्रति 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से खर्चा। एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो भाई, कौन सा फॉर्मूला, कि आपका होता है खर्चा बराबर क्षेत्रफल गुणा दर जो दी जाए आपको रुपए में। तो यहां से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, खर्चा बटे दर। खर्चा आपका कितना है, खर्चा आपका है 49.50 अपॉन दर कितनी दी गई है 15 पैसा, और जो 49.50 है वो है रुपए में। तो भाई इस रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 का गुणा करोगे आप, तो क्या निकल के आएगा 49.50। 100 से ये 0 हट गई, गुणा करके देख सकते हो आप, ये 0 हट जाएगी, ठीक है, बटे 15। तो इसको काटे 15 से, चलो काटते हैं, तो 15 तिया 45, बचा कितना 4, 15 तिया 45, 330 यूनिट हमारी किस में है, सेंटीमीटर में है। यहां देखो त्रिज्या भी लिखी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला है। क्या निकला, क्षेत्रफल। भाई सिंपल, ये अंदर वाला क्षेत्रफल निकल आया। इस रंगाई का खर्चा अगर इस पे दिया गया था तो क्षेत्रफल भी यही निकलेगा, ये याद रखना। रंगाई का खर्चा तो इसी का था ना, तो क्षेत्रफल हमारा यही मिला है, अंदर वाला क्षेत्रफल मिला है हमें, ठीक। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है ये और देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है साइन बोर्ड की चौड़ाई बताइए। चौड़ाई मतलब ये बतानी है यहां से यहां तक ये कितना चौड़ा है, जिधर इतना ही इधर होगा, क्योंकि भाई एक वृत्ताकार है एक, ठीक है।
उसी हिसाब से उसकी कटिंग है। तो साइन बोर्ड की आपको निकालनी है चौड़ाई। अब कैसे कर सकते हो आप इसको, यहां तक हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, बाकी सारी चीजें हमें दी गई है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, ये सब कुछ हो गया। अब एक बात बताओ, ये 330 निकला खर्चा अंदर का, सॉरी क्षेत्रफल अंदर का, तो हमने पूरे में से छोटा वाला वृत्त घटाया होगा तभी तो अंदर का क्षेत्रफल आया होगा। ध्यान दो, इस पूरे अर्धवृत्त में से छोटे वाले अर्धवृत्त को घटा दें, इस वाले अर्धवृत्त को घटा दें, तभी तो ये केवल चौड़ा 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 रंगाई वाला बचा होगा। भाई पूरा अर्धवृत्त इतना हो गया और ये छोटा सा अर्धवृत्त घटा दिया तब ये बचा। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया पूरे अर्धवृत्त की त्रिज्या है r, यहां से यहां तक क्या है त्रिज्या r, तो हमने मान लिया ये त्रिज्या है r। ठीक है, तो आप इसको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर के बटे में 2, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे क्षेत्रफल में से घटाएंगे हम किसको, 14 वाले को, 14 वाले को घटाएंगे, 1/2 पाई 14 का स्क्वायर, तब आना चाहिए हमारा इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है 330। ठीक है, चलो सॉल्व करना बाकी है आपका। बस देखो 1/2 कॉमन लेके उधर गुणा कर दो तो हो जाएगा 66, यानी 33 का 66। तो यहां से पाई भी कॉमन आ जाएगा आपका। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ऐसे करते हैं एक एक स्टेप। ये आर स्क्वायर अंदर बचेगा, माइनस 14 अंदर बचेगा, 14 का स्क्वायर, सॉरी 14 का क्या है स्क्वायर, है ना, 14 गुणा 14 14 का स्क्वायर है। इधर आपका है 330। तो ये देखो पाई और इसको ले जाओ उधर, पाई का मान रख दें, यहीं पे रखे देते हैं 22/7। जब उधर ले जाओगे तो 2 और 7 ऊपर जाएगा क्योंकि यहां भाग में है, ये ऊपर गुणा में जाएंगे। तो आर स्क्वायर माइनस 14 का वर्ग 196 बराबर 330 में 2 और 7 का गुणा, और ये आपका आ जाएगा 1 और 22 नीचे। 2 से काटेंगे 11 बार, 11 से काटेंगे 30 बार में, 330 पूरा बचा हमारा। आर स्क्वायर बराबर 196 उधर चला गया तो प्लस हो गया, और 7 या 21 210। आर स्क्वायर बराबर 6, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो आर बराबर अंडर रूट में आपका आएगा 406, अंडर रूट में 406, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अंडर रूट में 406 आर स्क्वायर बराबर, ये आंसर होगा आपका किसका। देखो यहां से हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर, आर इतना निकला तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 20 दशमलव कुछ निकल के आना चाहिए। वर्गमूल निकालें, वर्गमूल देखो ये आपका काम है रफ कॉपी पे इसको करना, वैसे मैं बता देता हूं। वर्गमूल ऐसे निकालेंगे भाग विधि से, तभी दशमलव में आप निकाल पाएंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, तो 2 दूनी 4 सिंपल। ठीक है, यहां से आप अगला जोड़ा उतारेंगे तो आपका आएगा भाग टूटे की बिंदी, तो 20 दशमलव कुछ यहां से आना चाहिए, जो कि हमारा निकल के आएगा 20.15। ठीक है, आर निकल के आ गया 20.15। आपसे चौड़ाई पूछी गई थी, तो आर 20 दशमलव, देखो चौड़ाई क्या हो जाएगी साइन बोर्ड की, भाई पूरी त्रिज्या निकल के आई 20.15, 14.15 घटा दो, बची क्या 20.15 में से 14 घटा देंगे, 0.15 नहीं है, बचेगी क्या आपकी 6.15 सेंटीमीटर। ये आर पूरी त्रिज्या निकल के आई यहां से यहां तक की, आपको तो केवल इतना चौड़ाई निकालनी है साइन बोर्ड की, तो ये 14 कम हो गया, देखो ध्यान से, तभी तो ये चौड़ाई निकल के आएगी। क्लियर हो गया सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इसका उत्तर है 6.15। भाई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और किसी स्टूडेंट ने पूछे थे, तो मेरा तो फर्ज था भाई बताना। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखो, एक वृत्त छपके आ रहा है और क्वेश्चन भी पूरा लिखा हुआ है। वृत्त ये हमारा है ऐसे करके कुछ, अगर नहीं छपके आ रहा है तो आप इसको भी देख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केंद्र हो गया, ऐसे करके डाल दिया उन्होंने, ये हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये ओ हो गया। देखो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम बता दें आपको, इसमें दिया गया है ओ ए दिया गया है 5 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई दी गई है ए बी की 8 सेंटीमीटर। देखो मैं समझाऊंगा, सवाल की लैंग्वेज आपको लिखनी है।
केंद्र O से जीवा पर एक लंब डाला गया, OCD, ये लंब डाला गया। अभी अभी आपको बताया था लंब जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, ये भी 4 ये भी 4, पूरा 8 है तो 4 4 में बांट दिया, सिंपल। ये दी गई थी 5। पूछा क्या गया है देखते हैं। पूछा गया है कि CD की लंबाई ज्ञात करो, है ना। CD, ये यहां पे देखो C है आपका, ये पॉइंट C, ये वाला, यहां से ये निकाल ली है D। आपको देख के नहीं लग रहा सवाल बहुत सरल है? देखो भाई, आप जब ये 4 निकाल लिए, ये 5 निकाल लिए, तो यहां इस त्रिभुज में ये ACO में पाइथागोरस प्रमेय लगा के OC नहीं निकाल सकते क्या? देखो ये 5 है, ये 4 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ये 3 आएगी। लगा के देख लो, कर्ण का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर बराबर होगा आपका AC का स्क्वायर, इस वाली भुजा का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा OC का स्क्वायर। यहां से हमें निकालना क्या था? OC निकालना था, तो OA का स्क्वायर रख दो, ये 5 है, 5 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर रख दो, ये 4 है, 4 का स्क्वायर, और ये OC तो निकालनी ही है, तो OC स्क्वायर क्या हो गया? ये 4 इधर आ गया, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना? 16, बचेगा आपका 9, तो OC स्क्वायर बराबर 9, तो OC बराबर 9 का वर्गमूल यानी कि 3 सेंटीमीटर आएगा OC, ये सेंटीमीटर, सॉरी। अब ध्यान से देखो कि OD हमारी एक त्रिज्या है कि नहीं है? ये पूरी देखो केंद्र से नीचे तक आ रही है तो त्रिज्या है। आपसे CD पूछी गई है, तो आपको CD अगर निकालनी है तो आप क्या करेंगे? इस त्रिज्या में से यहां तक की लंबाई घटा देंगे, तभी तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा। यहां से यहां तक घटा देंगे तभी तो ये हिस्सा बचेगा, यानी OC OD माइनस क्या कर देंगे? OC। त्रिज्या है OD, तो ये तो 5 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या कितनी दी गई? यहाँ 5 सेंटीमीटर दी गई। OA हमारी त्रिज्या थी, तो OD भी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, माइनस ये निकल के आई 3 सेंटीमीटर, बचा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वैसे अगर सवाल नहीं भी छप के आ रहा है तब भी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इसमें OA दिया गया है और A भी दिया गया है, और कहा गया है कि CD को फाइंड करो। किसको? CD को फाइंड करो। एक बार और देख लो। ठीक, चलो आओ दोस्तों, एक बहुत बढ़िया सा सवाल करते हैं। ठीक है, बढ़िया सा सवाल हमारा ये है कि आपको यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। क्वेश्चन चित्र के हिसाब से ही हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। ये ऐसे एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र में एक दी गई है ये BC, ठीक है, और ये दिया गया है A, तो ये हो गया A, और ये दिया गया है CD ऐसे, तो ये इस पॉइंट पे परिधि पे है, वृत्त की परिधि पे, याद रखना ये चीज। ठीक है, ये आपका है D, और यहां एक एंगल दिया गया है इस जगह परिधि पर E। ठीक है, ये चीजें परिधि से होकर जा रही हैं, यहां ध्यान देना थोड़ा सा, ये परिधि पर है, सब बिंदु हमारे यहीं आके मिल रहे हैं परिधि पर, इस जगह। ठीक है, ये बिंदु परिधि पर है। अब देखो दोस्तों, ये तो चित्र है, और आपसे सवाल में कहा यह गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समबाहु है, ये कहा गया है आपसे। ठीक है, आपसे कहा गया है कि त्रिभुज ABC समबाहु है। तो अगर एक त्रिभुज समबाहु होता है मतलब उसके तीनों भुजाएं, सॉरी तीन ही कब गया वो, ऐसे समझो कि अगर एक त्रिभुज समबाहु है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज ABC की यहां बात की जा रही है, ABC, ये इस त्रिभुज की, तो ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये तीनों कोण बराबर होंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश के होते हैं, फिक्स है ये बात। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश के होते हैं, तो एक कोण हमारा कितना आ गया? 60 अंश, है ना, 60 अंश हो गया। अब मैंने आपको प्रमेय वाली वीडियो में बताया है कि एक ही जीवा द्वारा एक ही तरफ चाहे कितने भी एंगल बना लो ऐसे करके, सारे बराबर होते हैं, सारे बराबर होते हैं। सबसे जरूरी चीज इस सवाल में पूछा गया है एंगल BEC और एंगल BDC, ये कोण पूछा गया है, ये कोण पूछा गया है, तो ये तो ऐसे ही निकल आएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। भाई ये 60
तो ये भी 60। प्रमेय यूज करो, प्रमेय यूज करो, आप आराम से कर सकते हो। आप लिख सकते हो एक जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सारे कोण बराबर होते हैं, अतएव एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। यानी कि अगर ये 60 है तो एंगल बी डी सी की बात हो रही है, ये भी 60 होगा। पहला तो आंसर ऐसे ही रख लिया आपने, ठीक है। फिर मैंने आपको चक्रीय चतुर्भुज पढ़ाया है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु वृत्त की परिधि पे हों। तो देखो क्या चतुर्भुज ए बी ई सी चतुर्भुज ए बी ई सी चक्रीय है। और दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 अंश। ये बात भी मैंने प्रमेय में बताई है। आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 अंश, यानी एंगल ए वाले का और ई वाले का BEC प्लस एंगल BAC बराबर होगा 180 अंश। आपको निकालना है एंगल BEC, तो आपका क्या हो जाएगा 180 में से एंगल BAC माइनस, मतलब आपका 180 में से BAC हमारे पास कितना है, BAC ओ माय गॉड, BAC है हमारे पास 60 अंश दिया गया है ना, ये दिया गया है ना, निकाला है हमने समबाहु से, ठीक है, समबाहु से निकाला है, ये 60 अंश है, तो हमारा कितना हो जाएगा -60 अंश 120 अंश। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन संख्या 7 आज के वीडियो की, और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम ये वाला। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या, एक शंक्वाकार तंबू है ऐसे, इसके आधार की त्रिज्या दी गई है आपको। आधार की त्रिज्या मतलब आर दिया गया है 3.5 मीटर, ठीक है, एक एक चीज देखेंगे। और ऊंचाई दी गई है आपको 12 मीटर, समझना आप अच्छे से। कपड़े की एक दीवार की मोटाई को नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि तंबू के बाहरी और भीतरी दीवारों का फर्श, दीवारों तथा फर्श होना चाहिए, दीवारों तथा फर्श पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करने का कुल व्यय 2.5 रुपए के हिसाब से निकालना है। यहां जो जो चीजें दी जाए वो लिख लो, दर और दी गई है 2 रुपए 2.5 प्रति वर्ग मीटर पर मीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर का तो यही अर्थ हुआ पर मीटर स्क्वायर, यानी हर एक मीटर स्क्वायर के लिए रुपया लगता है 2.5। तो हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, इसमें छिड़काव करवाना है, किस पे करवाना है, बाहर करवाना है तो वक्र पृष्ठ हो गया, अंदर भी करवाना है और नीचे फर्श पर भी, तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया। देखो या तो 2 बार वक्र पृष्ठ निकालो और एक बार इस गोले का, इस वृत्त का, नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप क्या करो, एक बार संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो, तो उसमें एक बार वृत्त अपने आप सम्मिलित हो जाएगा। तो हम एक बार निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठ, क्या होता है πRL। भाई एल तो हमारे पास है भी नहीं, तो हम करेंगे 22/7, तुरंत करेंगे। आर कितना है 3.5 है। एल निकालते हैं तो एल क्या होता है, एल बराबर √h² प्लस r²। एल क्या होता है, तिरछी ऊंचाई, शंकु पढ़े होगे ना आप लोग, तो तिरछी ऊंचाई ऐसे निकालेंगे। ये हमारा क्या निकल के आएगा, देखो 12 का वर्ग कितना होगा 144, ठीक है, और 35 का वर्ग आपका होगा, यानी 3.5 का वर्ग होगा 4 × 12.25, तो ये हमारा निकल के आएगा 169, 4 2 6, रुक जाओ कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है कहीं गड़बड़ नहीं है, 159 है, ये 59 भी नहीं है, ये ऐसे 56 25 ऐसे आएगा निकल के, ठीक है। तो एल बराबर आपका आ जाएगा निकल के, ये आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका वर्गमूल आएगा 12.5, वेरी गुड, ये आएगा। देखो मुझे यहां तक याद है ये ऐसे होता है, ऐसे होता कैसे है कि आप इसका वर्गमूल निकालो, भाग विधि से निकालो, इतना ही निकल के आएगा, ठीक है। नहीं तो मैं बता देता हूं, अगर आप देखो पॉइंट हटाओगे तो क्या करोगे, नीचे 100 करोगे और इसका वर्गमूल होता है 125/10 आ जाएगा 12.5, ठीक है। ये चीज वैसे बताने वाली नहीं थी, कोई चीज तो आपको खुद से प्रयास करनी चाहिए।
एल हमने निकाला तो हम यहां लिख लेते हैं, एल निकल के आया आपका 12.5 सेंटीमीटर। एल ये निकला हुआ है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, मेरा बोर्ड छोटा है, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इतनी वीडियो देखते नहीं हो तो मैं थोड़ा सा इसी से काम चला रहा हूं। चलो, ये निकला हमारा 12.5, यहां से कैलकुलेट करें तो हमारा आएगा 0.5 और 22 पंचे 110, ये हो गया 11, ये हो गया 12.5। भाई ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, कैलकुलेशन है, बस इसको आपको खुद करना है। तो आपका आएगा 5, 5 2 7, 7 3 2 और 1 3 और 1 का 1 अंक बाद दशमलव, 137.5 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। अब क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ये फॉर्मूला है, आप लोग याद करेंगे इसको, मुझे तो याद है, आप लोग करेंगे याद। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखो कंसेप्ट समझो। चलो मैं एक बार और समझा देता हूं। दवाई छिड़कनी है, दवाई अगर आपको छिड़कनी है एक शंक्वाकार तंबू में, तो आप फर्श पे भी छिड़केंगे और अंदर वाले हिस्से पे भी छिड़केंगे, तो उन दोनों को मिलाकर हो गया संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और बाहर भी तो बोला गया है, बाहरी तरफ भी छिड़कनी है, तो वो बाहरी तरफ आपका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। ओके, क्लियर। चलो, पाई का मान 22/7, आर फिर से वही रखेंगे 3.5 और एल और आर को जोड़ के लिखना है, तो एल और आर को जोड़ दो, 12.5 में 3.5 जोड़ दो, 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, ये आपकी आ जाएगी ऐसे 12 3 15 और ये हो गया 16। तो पूरा जोड़ के ही लिख दे रहे हैं हम, 16 कर दिया हमने पूरा। दशमलव के बाद 0 है तो दशमलव लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये हमने काटा, आ गया 0.5, 22 पंचे 110 इंटू 16, 16 एकम 16 हासिल 1, 16 एकम 16 और 1 17, यह आपका आ गया मीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको खर्चा निकालना है। और अभी मैंने खर्चे का एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था, पहले तो हम देख लेते हैं खर्चे का फॉर्मूला क्या लिखवाया था। देखो, कुल क्षेत्रफल कितना है, दवाई छिड़कवाने के लिए कुल क्षेत्रफल कितना आया, कुल क्षेत्रफल एक तो ये आया और एक ये आया, तो क्या आ गया 176 प्लस 137.5। तो कुल क्षेत्रफल जिसपे हमें दवाई छिड़कनी है वो ये आएगा आपका 0, ये दशमलव में 5 रहेगा, 9 7 6 13 हासिल 1, 7 3 10 और 11 हासिल 1, 2 2 1 और 1 3, ये आपका आ जाएगा ऐसे। अब हमें दिया गया है खर्चा, मैं एक बार देख लेता हूं सारी चीजें सही हैं आपकी। खर्चा दिया गया है 2.5, 25 नहीं है भाई, 2.5 है, ठीक है। तो खर्चा हमारा यहाँ पे निकल के आएगा, ये क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर। खर्चा क्या बताया था, खर्चा बराबर क्षेत्रफल गुणा दर, तो क्षेत्रफल है 313.5 गुणा दर है 2.5, गुणा कर दो कितना आएगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई है 313.5, मतलब दशमलव बाद में लगाएंगे, पहले डायरेक्ट गुणा करो, 25 का इसमें गुणा करो, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 दिया 75 और 12 आपका आ जाएगा यहाँ पे 87 हासिल लगे 8, 25 एकन 25 और 8 8 5 13 आपका हो जाएगा 33 हासिल लगी 3, 25 दिया 75 और 3 78, 78375 और 2 अंक के बाद दशमलव, इतना रुपया निकल के आएगा 783 रुपया और 75 पैसा, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सवाल और मेरे द्वारा कराए गए सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर वाकई में समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। कुछ क्वेश्चंस की वीडियो में कल परसों में भी अपलोड कर दूंगा, वो लास्ट वीडियो होगी दोस्तों। तब तक आप सारी वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो के साथ कहने का मतलब ये है कि उस वीडियो के साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी टिप्स एग्जाम के लिए देकर शुभकामनाएं आपको दूंगा एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।